अक्सर थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे अकील साहब आ जाते हैं। आज मुलाकात की है वज़ीर आज़म से मौलाना फजल रहमान साहब ने, और गालिबन उनको यकीन दहानी भी करवाई गई है उस बिल के हवाले से। गालिबन 1-2 रोज़ में वो बिल जिस हालत में है उसी हालत में वापस आ जाएगा क्या? क्योंकि अगर मैं सदर साहब के 8 एतराज़ात देखती हूँ तो उसके मुताबिक तो ये बिल अब बगैर इसके ऊपर मजीद लेजिस्लेशन हुए, मजीद अमेंडमेंट हुए तो ये बिल अब ऐसे नहीं कानून बन सकता। क्या हो रहा है? देखिए किरण साहिबा, इसमें 2-3 पहलू हैं। कानूनी जो पहलू हैं उनको देखना वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि आइन का आर्टिकल 75 इसको रेगुलेट करता है कि जब कोई कानून पार्लियामान से पास होता है, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, फिर वो असेंट के लिए जाता है सदर पाकिस्तान के पास। अगर वो एतराज़ात लगा के भेजते हैं तो फिर उसको वो कंसिडर किया जा सकता है, या जॉइंट सिटिंग में वो एक ऑप्शन अवेलेबल है, और फिर सदर पाकिस्तान को भेजा जाता है, और फिर सदर पाकिस्तान जो है विदिन 10 डेज उसको कानून बनाने के पाबंद होते हैं या कानून को लेकिन पास एक करने में एतराज़ ये भी है ना कि 23 दिन गालिबन हो गए थे। मैं बिल्कुल आपकी बात बजा है। मैं इसमें ये ज़रूर आपको कह दूं कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मौलाना साहब ने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। मैं खुद भी मौजूद था उस दिन, और बिल्कुल हमारी तरफ उन्होंने देख के पॉइंट करके, लॉ मिनिस्टर साहब भी और मैं भी, तो उन्होंने कहा कि ये तमाम तर कानूनी पेचीदगियाँ, और अगर कोई ऐसी बात है तो हमें बताएं ताकि हम फिर उसको बाद में देख के अमेंडमेंट की तरफ भी जा सकें। और कोई ऐसा मामला है, हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि बज़िद हैं हम इस तमाम तर चीज़ पे। वज़ीर आज़म साहब की भी इंस्ट्रक्शंस थी। बड़ा सादा सा सवाल किया मैंने, गजट जारी करने जा रहे हैं। मैं उसी पे ही आ रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड देना ज़रूरी है। आज बड़ी खुशाइन मुलाकात हुई, खबर आपके पास है लेकिन आप देना नहीं चाहते। नहीं, मैं आपको बिल्कुल खबर भी दे देता हूँ, और उसमें कोई ऐसी कबाहत भी नहीं है। यहाँ पे आज बड़ी खुशाइन मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब D8 समिट के बाद आए तो पहली मुलाकात ही उन्होंने मौलाना साहब से की। मौलाना साहब की तमाम तर रिजर्वेशंस जो है वो दूर करने की हमें इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है हमें कहा गया है कि आप दूर करें, और लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह के ही वो तमाम तर जो रिजर्वेशन है वो दूर कर सकते हैं, या विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ में ही रह के कर सकते हैं। हम बिल्कुल इसमें देख रहे हैं, और मंडे को इंशाल्लाह, मंडे या ट्यूसडे को इस पे हतमी फैसला भी हो जाएगा, और मौलाना साहब की जो रिजर्वेशंस हम उसको दूर करेंगे। अच्छा, हमारी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो इस्लामाबाद की को, यानी आसिफ अली जरदारी साहब को, सदर पाकिस्तान को जो एतराज़ात हैं, 8 एतराज़ात हैं, यानी उनकी जमात को भी इस पर एतराज़ है, तो इन एतराज़ात से मुस्लिम लीग नून को या हुक्मरान जमात को कोई एतराज़ नहीं है, और आप मौलाना साहब के साथ खड़े हुए हैं? देखिए, हमारी इसलिए क्योंकि हमारी कमिटमेंट है उनके साथ, और हमारी कमिटमेंट ये थी कि उनकी जो वोट्स थी 24वीं आईनी तरमीम के लिए, वो मशरूत थी। वन ऑफ द पॉइंट्स ये भी था, और जब हमने दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कर दिया, एतराज़ात आप समझते हैं कि वो सही है, लेकिन क्योंकि आपकी कमिटमेंट है तो आप जो है वो उसी तरह से लेकर आएंगे। किरण साहब, हमारी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो इस्लामाबाद डिवॉल्व सब्जेक्ट्स में 18वीं तरमीम के बाद, वो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स में हमारी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद ICT की हद तक है, और यहाँ पे कितने को मदारिस रजिस्टर हो जाते हैं। आज तो मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने भी कह दिया कि अगर 2 पैरेलल निज़ाम में अगर रजिस्ट्रेशन हो तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस्लामाबाद की हद तक तो इतने कोई मदारिस रजिस्टर भी नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हम लेकिन सर आपने कमिटमेंट तो कर दी, लेकिन अगर बिल में कोई खामियां हैं, कोई गलतियां हैं, तो फिर उसकी जिम्मेदारी तो आप पर आएगी ना सर। लेकिन हम वो तमाम तर चीज़ों को दूर करेंगे ना। हमने तो जब पेश भी आपने किया है, देखें, हम बिल्कुल पेश भी हमने किया, हमने पास भी किया दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से। वहाँ से एक लीगल एतराज़ आया, उसको हम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में जो लीगल एतराज़ात होंगे उनको दूर करेंगे। मौलाना साहब के साथ जो कमिटमेंट है उसको भी ऑनर करेंगे, उनकी रिजर्वेशंस को भी दूर करेंगे, और विद इन द लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए हम तमाम तर ये मामलात करेंगे। और कोई कानूनी पैकेज भी लेकर आ रहे हैं जो? जी बिल्कुल लेके आ रहे हैं, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम काफ़ी टाइम से जो है CRPC पे काम कर रहे हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और उसमें तकरीबन हमने 95 के 96 जो है अमेंडमेंट्स हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, और वो खुशाइन बात है। वो इसलिए है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम ये चाहते थे कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी हो, लेकिन CRPC में जो हमने अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं उसमें स्पीडी ट्रायल है, उसमें हम मॉडर्न डिवाइसेस के इस्तेमाल, एविडेंस की रिकॉर्डिंग में, स्टेटमेंट्स की रिकॉर्डिंग में, ऑडियो और वीडियो दोनों, और उसके साथ साथ खवातीन और बच्चों के लिए भी कि वो अगर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें तो एट अ प्लेस ऑफ देयर कन्वीनियंस वहां पे वो स्टेटमेंट पुलिस वाले रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की भी बात है, लेकिन
ट्रायल को जो कंप्लीट करना है, और ये सबसे जरूरी बात है आम पाकिस्तानी शहरी के लिए कि 1 साल के अंदर जज पाबंद होगा सर, उस ट्रायल का फैसला करने के लिए। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें आप लोग के मुज़ाकरात के हवाले से कब से मामला शुरू होने जा रहा है? सर आपके पास खबरें होती हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं बिल्कुल आपको ये बता सकता हूँ कि हमारी संडे से हो रहा है, फैसला आने से पहले हमारा फैसला आने से पहले इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म साहब का बन रही है, हमारी तरफ से कमेटी मैं कमेटी के मेंबरान, मैं ये आपको जरूर बता सकता हूँ कि जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जो नेशनल असेंबली में, उसी को कॉम्पोजिशन को देखते हुए जो उसमें सीनियर लीडरशिप है उसको जो है एज क्लोजली एज पॉसिबल उसको रखा जाएगा। कमेटी बन जाएगी, मुज़ाकरात का अमल हो सकता है संडे तक शुरू ना हो, लेकिन कमेटी एक्सपेक्टेड है कि संडे तक बन जाए और उसमें रिफ्लेक्शन हो हमारे तमाम तरह इत्तेहादी जमातों की, जो हमारे साथ इत्तेहादी जमातें हैं उनकी भी। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर अकील मलिक साहब साथ मौजूद थे। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मलिक अहमद खान बछड़ साहब रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, वक्त की शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो अभी ब्रेक से पहले बात हो रही थी, बैरिस्टर अकील मलिक ये बता कर गए हैं कि सैटरडे से गालिबन इस पे काम शुरू हो रहा है और संडे तक जो कमेटी है मुज़ाकरात के लिए वो बन जाएगी। मुज़ाकरात शायद संडे से शुरू ना हो सके, लेकिन कमेटी बन जाएगी। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को किस तरह से देख रही है? देखें जी किरण, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया, तो उसके बाद भी पहले दिन से ही हम तो मुज़ाकरात के हामी हैं। और हम किसके साथ मुज़ाकरात चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं बाख्तियार मुज़ाकरात, बाख्तियार कुव्वतों के साथ। वो अगर अख्तियार इनके पास हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये कभी भी कमेटी भी नहीं बनाएंगे और कभी भी ये मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे जब तक इनको जो लाने वाले हैं वो इनको को ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये जी कि कमेटी तो ये बना देंगे, लेकिन इनके पास अख्तियारात कहाँ से आएंगे? हम ये समझते हैं कि हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं डे फर्स्ट से, बट बाख्तियार मुज़ाकरात। अगर 9 मई को ये जुडिशल कमीशन बना देते 9 मई वाले वाक़े पे, तो मेरे ख्याल में ऐसे वाक़यात जो अब हुए नहीं होने थे। ये इनकी सर मुझे ये बताइए कि बेख्तियार मुज़ाकरात और बाइख्तियार मुज़ाकरात का जो पैमाना है पीटीआई की नज़र में वो क्या है सर? किरण, इसमें ये तो ओपन शट एक चीज़ है, सारा कुछ आपको भी पता है कि बाख्तियार मुज़ाकरात तब होंगे जब तीसरी कुव्वत उसमें इंटरवीन करेगी। मेरा जो ख्याल है, बल्कि मेरा ख्याल नहीं, हम सबका यही ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के बग़ैर, उनकी इंटरवीन के बग़ैर कैसे मुज़ाकरात होंगे? इनके पास अख्तियार नहीं है, क्योंकि जो वाक़या हुआ है आखिरी वाक़या, यानी ये हालात शुरू हुए 8 फरवरी से और ख़त्म हुए 26 नवंबर तक। इस दौरान किरण अगर आप तमाम तर वाक़यात देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग निवास के क्रेडिट में सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ने के, उनके वर्कर्स को मारने के, उनके घरों में दाखिल होने के, लेकिन मलिक साहब अभी देखिए आपकी जमात की तरफ से ही ये इनिशिएटिव लिया गया, आप ही के लोगों ने फिर ये बात करना शुरू की कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो फिर अभी जो आप लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं फिर वो क्या है सर? तो हम तो तैयार हैं ना मुज़ाकरात के लिए। हम तो किरण यही तो कह रहे हैं कि देखें ये पहली दफ़ा हुआ है कि अपोजिशन ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है और गवर्नमेंट अभी सोच रही है। इनिशिएटिव कौन लेता है? हमेशा इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेती होती है। और जिस तरह इन्होंने खान साहब को वो बेसलेस मुकदमात में अंदर रखा हुआ है, खान साहब की बहनों को इन्होंने उठाया और खान साहब की बीवी जो 9 माह अंदर रहीं और उसके बाद उन पे बेसलेस मुकदमात हुए और आखिर उन पे 302 के मुकदमात हो गए। आज हमारे 24 यानी 26 नवंबर के बाद आज हमारे 2 बंदे। मलिक साहब वैसे थोड़ी सी तस्सीह के लिए सर, थोड़ी सी तस्सीह के लिए, जैसे असेंबली बनी थी
वजीर आजम साहब ने फौरी तौर पर, वो चाहे इससे पहले आपकी हुकूमत में हो, उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहला इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने कहा था कि बात करते हैं, बैठते हैं, और अब जब हुकूमत बनी थी तो वजीर आजम साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था कि बैठकर टेबल पे बात हो सकती है, मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों की तरफ से बारहा जिस तरह के अलकाबात का इजहार किया जाता था और कहा जाता था कि इन लोगों से बात ही नहीं हो सकती, अब सर आपने भी ये कदम उठाया, हुकूमत भी बनाने जा रही है, अब दोनों तरफ से संजीदगी दिखाई दे रही है, तो अब क्या ये मामलात आप लोगों की तरफ से फाइनलाइज हो गए हैं, या ये कुछ अंदर खाने डिसाइड हो गया है कि पहली मीटिंग कब होने जा रही है, क्या होने जा रहा है मुज़ाकरात के हवाले से? देखिए किरण, पहली मीटिंग तो हुकूमत ने करनी है ना, इनिशिएटिव तो हुकूमत लेती होती है। अब हमने तो बना दी, हमें तो हुकूमत ने कहना है कि आए बैठें। अब हमारी कमेटी तो बन चुकी है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जब ये गवर्नमेंट आई, हम तो ये समझते हैं कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, और समझते नहीं है भी नहीं, तो इनको पहली दफ़ा ही हमारा मुतालबा क्या था? हमारा मुतालबा था 9 मई का जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। तो अगर ये जो मैं बाख्तियार पे जोर लगा रहा हूँ कि अगर ये इनके पास अख्तियार होता तो इनके लिए ये मामूली काम था, जुडिशल कमीशन बनना कोई इतना बड़ा काम नहीं था, बट इन्होंने वो नहीं किया बिकॉज इनके पास अख्तियार नहीं था। अब भी हम ये समझते हैं कि अपोजिशन तैयार है संजीदगी के साथ मुज़ाकरा था आपने की कि इस वक्त जो नहीं सर, शेर अफजल मरवत साहब बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जब जब मुज़ाकरात की बात हो रही होती है या जब मामलात सही हो रहे होते हैं तो दोनों तरफ से, वो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोग, कुछ हुकूमत की तरफ से लोग जो है वो इन चीज़ों को सबूताज करने की कोशिश करते हैं। तो अब राय के शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने ही इमरान खान साहब की सज़ा के हवाले से, जो कि अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला आने जा रहा है पीर को, उसके हवाले से वो ये कह रहे हैं कि शायद खान साहब को 14 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके बाद ये सज़ा सेट असाइड भी हो जाएगी। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट को, शेर अफजल मरवत के स्टेटमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से देख रही है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए किरण, उनका ज़ाती स्टेटमेंट हो सकती है कि पार्टी की तरफ से तो है नहीं, तो आप किसी की ज़ाती स्टेटमेंट पे कोई कदर नहीं लगा सकते, उनकी ज़ाती सोच है। जो अर्ज़ मैं कर रहा हूँ ना आपको, वो ये कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात के लिए अगर संजीदा ये गवर्नमेंट है तो आपको अगले 2-4 दिन में पता चल जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो ये मुकदमात करते हैं और बेसलेस मुकदमात होते हैं। खान साहब की बहनों को इन्होंने डी चौक से पहले जो एक मुकदमा हुआ, एक एहतजाज हुआ, वहाँ से उठाया, और आखिरी खान साहब की बेगम पे इन्होंने 302 का मुकदमा किया, और जो गोली चली डी चौक पे, और अभी भी ये कहें कि हम कुछ नहीं करते। देखें, मैं आपको एक अर्ज़ कर दूं किरण, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, और मैं कतई ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि किसी भी सियासी जलूस पे, किसी भी सियासी इज्तिमा पे एक अपने आप को इलेक्टेड वज़ीर आज़म कहने वाला बंदा, जो उस वक्त रियासत का सरबराह हो, वज़ीर आज़म भी सरबराह होता है पार्लिमानी निज़ाम में, तो उसके दौर में डायरेक्ट गोली चलाई जाए निहत्ते लोगों पे। अगर लोग डी चौक किरण पहुंच भी गए थे तो डी चौक को पाकिस्तान से बाहर है। देखो किस तरह उन्होंने लोगों पे एक फस्तायत के जरिए उन्होंने गोलियां चलाई। और मलिक साहब, आप मुझे बताइए सर, आप पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं, असद कैसर साहब सर, आपकी पार्टी के अहम रहनुमा हैं, उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि पंजाब में लोगों को तंग किया जा रहा है, उनके अरकान को, आपके अरकान को इस्तीफा देने पर उनको मजबूर किया जा रहा है। कौन लोग तंग कर रहे हैं सर आपके अरकान को? कौन इस्तीफा देने पर मजबूर कर रहे हैं और कितनी तादाद है इन अरकान की? देखें जी, जो पंजाब असम्बली की तादाद है, आई थिंक असद कैसर साहब ने की है MNAs की बात। पंजाब असम्बली की जो तादाद है, जो हमारे MPAs हैं 107, पूरी तरह वो डटे हुए हैं और फस्तायत का शिकार हैं। एक एक बंदे पे 10-10 पर्चे हैं, और अभी रिसेंटली उन पे FIR हुई हैं। हमारे काजी अहमद अकबर साहब एक हमारे MPA हैं पिंडी से, उनके घर में इतनी फस्तायत, इस बात को मुस्तरद कर रहे हैं पंजाब असम्बली के किसी भी रुकन को इस्तीफा देने पर मजबूर नहीं किया जा रहा? जो उन्होंने MNAs की बात की है, उन्होंने किरण, असद कैसर साहब ने MNAs की बात की। आप कॉन्टेंट्स नहीं समझ रही। पंजाब असम्बली के जो MPAs हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो अपने MNAs की बात कर रहे हैं, और MNAs को बिल्कुल इस्तीफे भी देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और उनको वफादारियां तब्दील करने के लिए। अगर ये MNAs की बात हो रही है या MPAs की बात हो रही है, चले आपकी बात मानते हुए कि MNAs को इस तरह से मजबूर किया जा रहा है, अगर ये 26वीं आईनी तरमीम से पहले होता हुआ
आप इसका दावा कर रहे होते तो समझ भी आ रही होती, लेकिन अब तो ना हुकूमत को कोई मुश्किल दरपेश है और ना कोई नंबर गेम का मसला है, तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमें क्यों पकड़ रहे हैं? देखिए, हमारे घरों में क्यों दाखिल हो जाते हैं? सिवाय नून लीग के क्रेडिट में इस 10 महीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के अलावा कि इनके क्रेडिट में क्या है? तो अभी उनके नंबर भी पूरे, उनको क्या ज़रूरत है? नए नए पर्चे कर रहे हैं। अभी हमारे 2 कारकुन आज बाजियाब हुए हैं और उनके नाखून और उंगलियां कटी हुई थी। मैं आपको उनकी तस्वीरें दिखा सकता हूँ। पिंडी आज वो पेश हुए हैं अदालत में इस्लामाबाद में। और एक बच्चा हमारा जिसकी भाई के जनाजे में जा रहा था, उसका भाई शहीद हुआ डी चौक में, उसको उन्होंने आज 3 मुकदमात नए में डाल दिया और बंद कर दिया है। देखिए, उनको इनसे क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, वो सिर्फ एक ही काम पे लगे हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए। बट मैं एक बात आपको ये बता दूं कि डी चौक वाला मामला जो है इनके गले पड़ चुका है और ये बिल्कुल उस मामले से नहीं निकल सकते, और इस मुस्लिम लीग नून के गले में वो पड़ा हुआ है और वो इंशाअल्लाह ताला इनको आखिर तक लेके